तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, डाइजेस्टिव हार्मोन्स। ठीक है, तो डाइजेस्टिव हार्मोन्स में हम एक्चुअली में मेन 4 हार्मोन्स देखने हैं जिनका एक्शन होता है मेनली, और वो कौन कौन से हैं। पहला है गैस्ट्रिन हार्मोन, इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं। स्टमक की सेल्स जो हमने देखी थी उसमें जी सेल्स जो होती हैं वो रिलीज करती हैं गैस्ट्रिन हार्मोन को। तो स्टमक पे रिलीज होता है, लोकेशन स्टमक, सिक्रेटेड बाय जी सेल्स इन स्टमक। और एक्शन क्या है इसका, इट स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मतलब पैराइटल सेल्स, पेप्टिक सेल्स, ठीक है, म्यूकस सेल्स, इन सबको ये स्टिमुलेट करता है ताकि गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो सके। ओके, नेक्स्ट है एंट्रोगैस्ट्रॉन, इसको हम गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी कहते हैं या जीआईपी शॉर्ट में। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, मतलब कि ये गैस्ट्रिक एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, कम करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, ड्यूडेनल एपिथेलियम रिलीज करती है इसको। कौन, ड्यूडेनल में जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो रिलीज करती हैं जीआईपी को। ओके, इट शोज गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इट स्लोज मैंने बताया था आपको, इनहिबिट करता है, कम करता है। इट डिक्रीजेस या स्लोज गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी मतलब मूवमेंट गैस्ट्रिक मसल्स का। ओके, नेक्स्ट है सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन पहला हार्मोन है जो डिस्कवर किया गया था, इट वाज द फर्स्ट हार्मोन व्हिच वाज डिस्कवर्ड। सारे हार्मोन्स में अगर मिला है बात तो ये पहला हार्मोन है। ओके, लोकेशन स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्रेटेड बाय ड्यूडेनल एपिथेलियम। क्या एक्शन है इसका, रिलीजेस बाइकार्बोनेट आयंस या बाइकार्बोनेट्स इन द पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस में ज्यादा बाइकार्बोनेट आयंस आए, मिले, इसमें मिक्स हो जाएं, ये इस चीज को देखता है, मतलब ये स्टिमुलेट करता है उनका रिलीज, किसका, बाइकार्बोनेट आयंस का पैंक्रियाटिक जूस में। ठीक है, तो इससे पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो ज्यादा एल्कलाइन बनता है। ठीक है, इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ बाइल, मतलब ये बाइल का जो सिक्रीशन है वो इसको इंक्रीज करता है। तो ये जो हार्मोन है ये गॉल ब्लैडर पे काम कर रहा है और साथ में ये काम कर रहा है पेनक्रियास पर भी। तो पेनक्रियास पे क्या काम कर रहा है, ये वहां पर पेनक्रियास से कह रहा है कि बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा रिलीज करो पेनक्रियाटिक जूस में। ठीक है, बाइल गॉल ब्लैडर का कह रहा है, गॉल ब्लैडर को कह रहा है कि ज्यादा बाइल जूस को रिलीज करो। डिक्रीजेस गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, मतलब कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी और उसको सिक्रीशन को डिक्रीज कर रहा है, जो ये कर रहा था सेम। ये तो सेम फंक्शन है इसका, ये दोनों डिफरेंट है। तो इसके टारगेट ऑर्गन 3 चीज हो गए, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास और स्टमक। ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन। ठीक है, तो देखो कोले वर्ड का मतलब क्या होता है, बाइल। इस वर्ड का मतलब क्या है, बाइल। सिस्टो मतलब क्या है, सिस्ट का मतलब गॉल ब्लैडर। ठीक है, और काइनिन मतलब क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन, ये पूरा एक नाम है हार्मोन का, जिसे शॉर्ट में हम सीसीके पीजेड भी कहते हैं। सीसीके मतलब कोलेसिस्टोकाइनिन और पीजेड मतलब पेनक्रियोजाइमिन। ठीक है, तो ये लोकेशन क्या है, कहां रिलीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सिक्रेटेड बाय एपिथेलियम ऑफ एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये सिर्फ ड्यूडेनम के एपिथेलियम रिलीज कर रही थी, इसको पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो सब रिलीज करती हैं इसको। ठीक है, क्या है पहला फंक्शन इसका, कॉन्ट्रैक्ट्स गॉल ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्ट्स गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल। तो क्या किया इसने, देखिए बाइल को रिलीज करने के लिए गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट किया इसने, मूवमेंट किया, मतलब इसका काइन मतलब तेजी कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल, तो पहला हो गया कॉन्ट्रैक्ट गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल। दूसरा है स्टिमुलेट पेनक्रियास टू सिक्रीट एंड रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जाइमिन, जाइमिन मतलब इनएक्टिव एंजाइम्स। तो पेनक्रियास को कहना कि वो जाइमिन रिलीज करे या एंजाइम्स को रिलीज करे। ठीक है, तो स्टिमुलेट पेनक्रियास टू सिक्रीट एंड रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन पेनक्रियाटिक जूस, मतलब पेनक्रियास को ये कहना कि वो पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करे। तो जो पेनक्रियाटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन प्रेजेंट है, क्योंकि इसने कहा है ऐसा करने के लिए पेनक्रियास से। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ऑल दीस 4 हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इस पर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। ओके ओके, अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में सबसे पहले है डेफिशिएंसी डिजीजेस, मतलब कि हम जो फूड खाते हैं उसमें किसी ना किसी चीज की ऐसी कमी हो रही है जिसकी वजह से कि हमें कुछ डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। ओके,
तो पहला इसमें आता है क्या, पीईएम, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। मैलन्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी हो जाना फूड में हमारे, ठीक है, कुपोषण जैसे हम कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। तो ये जो प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है ये दो टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो पीएम क्या है, ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोटीन और कार्ब और बोथ इनटेक, ठीक है, या तो वो प्रोटीन की कमी से हो रही है, या वो कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो रही है, या वो दोनों की कमी से हो रही है, ठीक है, उससे हम कहते हैं पीईएम या प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। दो टाइप की हो सकती है, क्वेश्चनकर और मेरेस्मस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 साल पहले ही ऐड हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए इस पर क्वेश्चन आने के चांस हमेशा ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चनकर और मेरेस्मस में पहले बेसिक डिफरेंस हम ये समझ लीजिए कि क्वेश्चनकर जो होती है वो 1 से 5 साल के बच्चे को होती है। 1 से 5 साल के बच्चे को, मतलब उसकी उम्र 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 5 तक होती है, अक्सर प्री स्कूल एज कहते हैं इसको, ठीक है। और ये जो होती है ये 1 साल से कम जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट जो होते हैं, उनमें मिलती है डिजीज मेरेस्मस, ओके। दूसरा पॉइंट है ये डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन है सिर्फ, और ये प्रोटीन और एनर्जी दोनों है, ठीक है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको उस समय बहुत सारी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो अगर जरा भी प्रोटीन कम हो जाएगी उसके अमाउंट में तो क्या होगा, तो उसको वो प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन को हो सकता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन ओनली, ये प्रोटीन ऑफ एंड एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रोटीन और ये प्रोटीन एंड एनर्जी, ओके। अच्छा, इसमें एडेमा होता है। एडेमा मतलब क्या है कि वाटर रिटेंशन हो जाता है बोन्स और उसके आसपास के एरिया में या पैरों में, ऐसा पूरी बॉडी स्वेल नजर आती है, फुली हुई सी सूजी हुई बॉडी नजर आती है, बिकॉज ऑफ द रिटेंशन ऑफ वाटर, की पानी भर जाता है, ठीक है। तो एडेमा होता है, मतलब बॉडी पतली नजर नहीं आएगी, थोड़ी फुली नजर आएगी, स्वेलन, ठीक है। तो क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ एडेमा। एडेमा मींस रिटेंशन ऑफ वाटर। मैं यहां पर लिखता हूं, बहुत से लोग जो नमक ज्यादा खाते हैं उनकी बॉडी में थोड़ी फूली नजर आती है, क्यों, क्योंकि नमक जो होता है इट कैन एब्जॉर्ब वाटर, और वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से जो बॉडी की थोड़ी सी फूली फूली नजर आती है, क्योंकि बॉडी पूरी जो नमक होता है, सॉल्ट होता है, पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है एंड इट एब्जॉर्ब्स मोर वाटर, तो जो आर्टरीज और वेन्स होती है वो सारी थोड़ी स्वेलन हो जाती है, तो जिससे बॉडी में थोड़ी स्वेलन नजर आती है, ठीक है। नो एडेमा, इसमें बॉडी बहुत थिन नजर आएगी, पतली। सबक्यूटेनियस फैट इज प्रेजेंट, मतलब सबक्यूटेनियस जो स्किन के जस्ट नीचे फैट होता है थोड़ा सा, वो होता है, इसमें दिखाई देगा, साफ साफ फैट है, मतलब बहुत पतला नजर नहीं आएगा इंसान, लेकिन इसमें क्या है, एब्सेंट, और इसमें बहुत पतला नजर आएगा, मतलब इतना कि अगर आप उसको देखोगे छोटे बच्चे को तो उसकी रिब्स भी साफ साफ दिखाई देंगी आपको, ठीक है। स्किन स्वेलन बताया था आपको मैंने, ड्राई एंड रिंकल्ड, इसकी स्किन ड्राई और रिंकल्ड मिलेगी, ठीक है। वीक मसल्स, एक्सट्रीम थिनिंग, मसल्स की वीक मिलेंगी बहुत ज्यादा, जिसे हम वेस्टिंग मसल्स कहते हैं, क्या, मसल वेस्टिंग। इसका मतलब क्या है कि वीक मसल्स, ये एक्सट्रीम थिन मिलती है इसकी बॉडी, बताया था आपको मैंने। अच्छा, इसमें एक फीचर होता है पॉट बेली, ठीक है। तो पॉट बेली मतलब पेट जो होता है वो थोड़ा सा, बेली जो होती है वो थोड़ी सी पॉट शेप की मिलती है, एकदम गोल शेप की मिलती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एडेमा। तो ये है क्या, क्वेश्चनकर और मेरेस्मस, ओके। फिर आती है दूसरी, अभी हम डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ रहे हैं, पहली इसको ये पीईएम, दूसरी है नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़िरोफ्थेल्मिया, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस और ज़िरोफ्थेल्मिया, ज़िरोफ्थेल्मिया क्या है, ड्राइनेस इन द आईज, और ये दोनों किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की कमी की वजह से। यहाँ पे जो कॉमन लिखा है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी विटामिन ए कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़िरोफ्थेल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि शाम के टाइम में कम रोशनी में दिखाई नहीं देता, प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देता है, ठीक है, ओके। माइक्रोसिटिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया का मतलब क्या है, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, साइटिक मतलब सेल, यानी कि इसमें क्या होते हैं, इसमें आरबीसी का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं, स्मॉल साइज ऑफ आरबीसी, ठीक है। आरबीसी जो होती है वो 3 चीज को बनाने, उसके लिए बनाने की जरूरत पड़ती है आरबीसी को, आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने का काम आता है, और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड मैचुरेशन ऑफ आरबीसी में काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ आयरन की कमी, बिकॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाएगा, मतलब आरबीसी की जो सेल की साइज है वो छोटी होगी। गॉइटर, आयोडीन, आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर, मतलब एक यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड होती है वो फूल जाती है, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे एंडोक्राइन चैप्टर में। रिकेट्स एंड ऑस्टियोमैलेशिया, रिकेट्स मतलब क्या होता है,
और जो पैर होते हैं या फिर आप समझ लीजिए जो बोन्स होती है, बचपन में अगर बच्चे को विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसको रिकेट्स हो जाता है, या फिर उसको जो उसके बोन्स होती है पैर की वो प्रॉपरली सही तरीके से नहीं होती है, सही मैनर में नहीं होती है, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, विटामिन डी की कमी वजह से होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल सेल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, ठीक है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हार्ट डिसीज हो जाती है, ठीक है, हार्ट डिजीज के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसमें, तो विटामिन B1 की कमी से होता है। केलियोसिस या किलोसिस विटामिन B2 की कमी से होता है। किलोसिस क्या होता है, जो माउथ के कॉर्नर फट जाना, कॉर्नर के ब्रेक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, किलोसिस कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, पेलेग्रा, पेलेग्रा में क्या होता है कि स्किन जो होती है वो फट जाती है, रप्चर हो जाती है, तो जो एरिया हमारा सनलाइट से ज़्यादा एक्सपोज रहता है उसके ज़्यादा चांस होते हैं फटने के, अगर ये कमी है बॉडी में तो, ठीक है। B3 की कमी होती है तो हमारी स्किन जो होती है थोड़ी सी रप्चर होना शुरू हो जाती है, ओके। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है। ये क्या है, इसमें आरबीसी जो होती है वो इमेच्योर होती है, इमेच्योर आरबीसी की वजह से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, ठीक है, ओके। क्यों हुआ है, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से। बताया था आपको मैंने, मैचुरेशन ऑफ आरबीसी में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है, तो अगर फॉलिक एसिड की कमी होगी तो क्या होगा, इमेच्योर आरबीसी होगी। परनीशियस एनीमिया B12, यहाँ पर क्या हो रहा है, B12 की कमी की वजह से क्या हो रहा है कि आरबीसी का जो नंबर है वो कम हो रहा है, यहाँ पर साइज कम हो रहा था, यहाँ पर इमेच्योर बन रही है, यहाँ पर नंबर ऑफ आरबीसी कम हो रहा है। डिक्रीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। नेक्स्ट है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, गम्स में या फिर ब्लीडिंग होना गम्स में, या फिर गम्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना और लॉस ऑफ टीथ, ये भी हो जाता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। तो ये हो गया डेफिशिएंसी डिसीजेस। ओवर न्यूट्रिशन, ज़्यादा खाने की वजह से भी हो सकता है कुछ डिसीजेस, जैसे कि हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। अगर आप ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हो तो क्या होता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है बॉडी के अंदर, तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या होगा, हमें हार्ट अटैक्स और हाई बीपी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओबेसिटी, हाई एनर्जी इनटेक जब हम लेते हैं, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्रोटीन अगर हम ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये चीज़ तो वो ज़्यादा अगर हम एनर्जी की चीज़ लेते हैं तो फिर वो एनर्जी हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है और वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, और वो वही उसी को हम कहते हैं क्या, ओबेसिटी या मोटापा, ठीक है। हाइपर विटामिनोसिस मतलब विटामिन की एक्सेस हो जाना बॉडी में। अगर आप कोई विटामिन बहुत ज़्यादा ले रहे हो, जैसे कि विटामिन डी अगर बहुत ज़्यादा लिया जाए तो क्या हो सकता है, विटामिन डी ज़्यादा होने की वजह से आपको स्टोन्स हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स, और सॉफ्ट टिश्यूज जो हमारी बॉडी के होते हैं उनका कैल्सिफिकेशन हो सकता है, मतलब वो स्ट्रांग हो जाएंगे ज़्यादा, जबकि वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यूज का काम क्या होता है, इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करना, अगर वो ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी तो इलास्टिसिटी वहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है, ओके। फ्लोरोसिस मतलब फ्लोराइड का इंटेक ज़्यादा, फ्लोराइड का, तो फ्लोराइड अगर ज़्यादा लेंगे तो क्या होता है, इससे क्या होता है, मॉटलिंग ऑफ टीथ, ये मैंने पहले ही बताया था, मॉटलिंग ऑफ टीथ मतलब मॉटलिंग क्या होता है, डिसकलरेशन, ब्राउनिश कलर जाता है टीथ में, या फिर व्हाइटिश जो कलर पूरी लेयर होती है व्हाइटिश नहीं, बीच में धब्बे बन जाते हैं, डार्क स्पॉट्स, डिसकलरेशन ऑफ टीथ। तो जो टीथ वाइट होते हैं पूरे, उनमें बीच बीच में स्पॉट्स आ जाते हैं और वो पूरे सेम कलर नहीं रह जाता है, तो बीच बीच में हमको थोड़े स्पॉट्स दिखाई देते हैं टीथ में, ठीक है, ओके। तो ये हो गया क्या, ओवर न्यूट्रिशन, ओके। तो हम नेक्स्ट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर देखते हैं। नेक्स्ट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है कौन सा, जॉन्डिस। जॉन्डिस, तो जॉन्डिस के बारे में आप सबने सुना होगा, हिंदी में से पीलिया कहते हैं। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, बॉडी का जो पूरा कलर हो जाता है स्किन का वो ऑलमोस्ट येलोइश हो जाता है, और आंखों का जो व्हाइट पार्ट है वो भी येलोइश नजर आता है, ठीक है। इसको जॉन्डिस को समझने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि हीम का किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में। अगर ये समझ में आ जाएगा तो जॉन्डिस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं इसको जरा हम। हमारी बॉडी में जब कोई आरबीसी ऑलमोस्ट उसका लाइफ स्पेन पूरा हो जाता है तो उसका क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीम
हीम जो पार्ट है हीमोग्लोबिन में, हीम जो पार्ट है उसका भी डिस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पर हीम के डिस्ट्रक्शन से दो चीजें बनती हैं, एक तो आयरन निकलती है, दूसरा हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की हेल्प से, हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की हेल्प से हीम जो होता है वो बिलिवर्डिन में टूट जाता है। किस में टूट रहा है? बिलिवर्डिन में और आयरन में। तो बिलिवर्डिन जो बन रहा है वो हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की हेल्प से बन रहा है। ठीक है, क्या बन गया? बिलिवर्डिन। ये एक बायोपिगमेंट है। ठीक है, बिलिवर्डिन। बिलिवर्डिन पर फिर बिलिवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम काम करता है, एक्शन करता है और उसको कन्वर्ट करता है बिलिरुबिन में। तो बिलिरुबिन कैसे बना है? बिलिरुबिन बना है बिलिवर्डिन से। कैसे? बिलिवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, इसका रिडक्शन हुआ है इसमें। अभी बिलिरुबिन कहाँ पहुंचता है? ये ब्लड के थ्रू पहुंचता है लिवर में। ठीक है, लिवर में ये बाइल जूस, जो लिवर के अंदर हेपेटोसाइट सेल्स हैं जो बाइल जूस बना रही हैं, जो बाइल बना रही हैं, उस बाइल जूस में ये बिलिरुबिन जाकर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, मिल जाता है। तो अब बाइल जूस के पास बिलिरुबिन प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। तो बाइल जूस लिवर से निकला, कहाँ पहुंचा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमको पता है गॉल ब्लैडर में पहुंचने के बाद फिर गॉल ब्लैडर से कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर जो बिलिरुबिन होता है उसका ब्रेकडाउन होता है। ओके, बिलिरुबिन टूटता है फिर किसमें? यूरोबिलिन में और स्टर्कोबिलिन। दो चीज टूटता है, यूरोबिलिन और स्टर्कोबिलिन। यूरोबिलिन में कंपाउंड प्रेजेंट होता है यूरोक्रोम। यूरोबिलिन कंटेन यूरोक्रोम। ठीक है, जो यूरोबिलिन होता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है वापस से ब्लड में, और जो स्टर्कोबिलिन होता है वो फीसिस या अनडाइजेस्टेड फूड के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यूरोबिलिन जो होता है वो कहाँ एब्जॉर्ब हो गया? वापस से ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। ब्लड से फिर कहाँ गया? किडनी में गया, और किडनी से फिर यूरिन के थ्रू, एक्सक्रीट थ्रू यूरिन, और ये यूरोबिलिन बाहर निकल जाता है। यूरोबिलिन और स्टर्कोबिलिन दोनों ही येलो कलर दे सकते हैं, इसीलिए यूरोबिलिन यूरिन को येलो कलर देता है और स्टर्कोबिलिन हमारी फीसिस को येलो कलर देता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये है ब्रेकडाउन ऑफ हीम। अब समझते हैं कि जॉन्डिस क्या है। देखिए, लिवर में आने से पहले की कंडीशन प्री हेपेटिक कहलाएगी। हेपेटिक, हेपार मतलब लिवर, प्री हेपेटिक, लिवर में हेपेटिक, और लिवर के बाद की कंडीशन है वो पोस्ट हेपेटिक या एक्स्ट्रा हेपेटिक कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। तीन टाइप का होता है जॉन्डिस। पहला है प्री हेपेटिक, मतलब लिवर में आने से पहले अगर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का, तो क्या होगा? तो बिलिरुबिन का जो अमाउंट है वो ब्लड में बढ़ जाएगा, और बिलिरुबिन का अमाउंट अगर ब्लड में बढ़ जाएगा तो हमारी पूरी स्किन का कलर येलो हो जाएगा, और वो एक जॉन्डिस का केस होगा। ठीक है, दूसरा हेपेटिक, अगर लिवर सिरोसिस हो गया है, लिवर में कोई डिसफंक्शन हो गया, डिसऑर्डर हो गया लिवर का, ये लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो बिलिरुबिन जो लिवर में पहुंचेगा वो उसको बाइल जूस में इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो लिवर जो होगा, वो बिलिरुबिन जो होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा? ब्लड में चला जाएगा वापस से, और ब्लड से फिर वही कंडीशन आ जाएगी, पूरी स्किन येलो हो जाएगी और आईज भी येलो हो जाएंगी, और फिर जॉन्डिस हो जाएगा। तो ये हुआ क्या? हेपेटिक कंडीशन। ये प्री हेपेटिक कंडीशन थी। ठीक है, एक्स्ट्रा हेपेटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब कि लिवर में पहुंचने के बाद, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? अगर तो कहाँ जाता है लिवर से फिर बाइल जूस? गॉल ब्लैडर में। तो अगर गॉल स्टोन्स हो जाएंगे, अगर मान लीजिए गॉल ब्लैडर है, इफ दिस इज गॉल ब्लैडर, और यहां से फिर इसको मिलना है किसमें? कॉमन हेपेटिक डक्ट में मिलना है, कॉमन बाइल डक्ट में मिलना है। ठीक है, तो ये गॉल ब्लैडर, अगर यहाँ पर स्टोन्स हो जाएंगे, अगर ये स्टोन्स हो गए मान लो, तो क्या होगा? ये इधर जा नहीं पा रहा, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया बीच में। तो ठीक है, तो क्या होगा? ये बाइल जूस यहाँ से कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड में चला जाएगा तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी। तो ये क्या हुआ? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस, मतलब गॉल स्टोन्स हो जाना, और उसकी वजह से क्या हो जाना कि बिलिरुबिन का इसमें बाइल जूस में ना इनकॉर्पोरेट हो पाना। ठीक है, या फिर आप समझिए कि बिलिरुबिन का या बाइल जूस का ना पहुंच पाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? बाइल जूस प्रेजेंट है। इस बाइल जूस में जो बिलिरुबिन है फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, और क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें एक चीज होती है न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यूनेटल जॉन्डिस मतलब जो बच्चे एकदम जब एकदम पैदा होते हैं बिल्कुल, तो शुरू के एक हफ्ते तक उनको ऑलमोस्ट थोड़ा पीलिया रहता है, थोड़ा जॉन्डिस रहता है, किसी को थोड़ा ज्यादा रहता है, किसी को थोड़ा कम रहता है। ठीक है, क्यों रहता है? रहता सबको है ऑलमोस्ट। क्यों रहता है? क्योंकि जो बच्चे का जो लिवर होता है स्टार्टिंग में, वो एक हफ्ते तक ऑलमोस्ट फंक्शनल नहीं होता, वो फंक्शन नहीं कर रहा होता। तो जब लिवर फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा? बिलिरुबिन ब्लड में बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा? उससे जॉन्डिस का केस, जॉन्डिस का सिम्टम हमको दिखाई देते हैं। तो क्या करते हैं इसके लिए? हम लगातार टेस्ट किया जाता है बेबी का।
अगर उसका देखते हैं बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है तो इट कैन डैमेज ब्रेन, तो हम क्या करते हैं इसको, तो हम उसको मशीन में रखते हैं। मशीन में क्या होता है, ब्लू लाइट होती है। ब्लू लाइट जो होता है वो बिलिरुबिन को ऐसे कंपाउंड में तोड़ देता है जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकते हैं, तो इसलिए बिलिरुबिन का लेवल नहीं बढ़ेगा बच्चे की बॉडी में। इस तरीके से बच्चे को बचा सकते हैं, ठीक है। तो न्यूनेटल जॉन्डिस कहते हैं इसको, ओके। इसके अलावा फिर है इनडाइजेशन। ये क्या है, व्हेन फूड नॉट फुली डाइजेस्ट गिव्स फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो जब फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी में, क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ कुछ एंजाइम्स प्रॉपर्ली सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, एंजाइटी है, ओवर ईटिंग हम कर रहे हैं, एंजाइटी, कुछ एंजाइम सीक्रेट अगर नहीं हो रहे हैं तो सबसे वजह से क्या हो सकता है, फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा। और फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, हमें फीलिंग ये रहेगी कि हमारा जो पेट है वो पूरा फुल है या फिर हमें भूख नहीं लग रही है, दैट इज फीलिंग ऑफ फुलनेस, दैट इज इनडाइजेशन, ठीक है, जिसे हम अपच कहते हैं हिंदी में। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग क्या है, इजेक्शन या रिगर्जिटेशन। अगर हमारे स्टमक में जो कंटेंट है अगर वो वापस से या हमारे इंटेस्टाइन में जो कंटेंट है वो वापस से अगर हमारा थ्रोबैक कर दें इसको हम, ठीक है, क्यों हो रहा है सर, बिकॉज ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारा वॉमिटिंग सेंटर है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन में हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो ये क्या है, वॉमिटिंग सेंटर। तो इट कैन कंट्रोल द वॉमिटिंग। तो अगर इसकी तरफ से कोई रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा आया है तो क्या होगा, तो हमारा जो स्टमक का कंटेंट है वो थ्रोबैक हो जाएगा, उससे हम बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, निकाल देंगे, और यही चीज क्या कहलाती है, वॉमिटिंग कहलाती है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, इर्रेगुलर बॉवल मूवमेंट मेक्स फीसेस हार्ड, ठीक है। तो अगर इंटेस्टाइन प्रॉपर्ली, बॉवल मूवमेंट मतलब यहाँ पर क्या है कि इंटेस्टाइन का मूवमेंट, अगर प्रॉपर्ली इंटेस्टाइन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, पेरिस्टाइन का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो फीसेस ज्यादा टाइम तक रहेगी, कहाँ पर, इंटेस्टाइन में या रेक्टम में, और वहां पर क्या होगा, उसमें से वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जिसकी वजह से फीसेस हार्ड हो जाएगी ज्यादा, ठीक है, ओके। और अगर ऐसी कंडीशन लगातार काफी दिन तक रहती तो क्या हो जाता है, इट कैन लीड टू हेमोरॉइड्स, इट कैन लीड टू हेमोरॉइड्स। हेमोरॉइड्स क्या होता है, जिसे हम पाइल्स कहते हैं, मतलब एनल ओपनिंग के पास वहां पर कुछ छोटे वार्ड हो जाते हैं कुछ, ठीक है, तो वहां पर कुछ सॉलिड पार्ट हो जाता है, उसे हम हेमोरॉइड्स कहते हैं। तो अगर फीसेस हार्ड होंगी तो अगर बार बार अगर ऐसा ही होगा, काफी टाइम तक लगातार ऐसा ही होगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हेमोरॉइड्स हो जाएंगे, ठीक है, एनल ओपनिंग के पास, which can do bleeding also। डायरिया, डायरिया क्या है, जब बॉवल मूवमेंट या इंटेस्टाइन का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाए, उससे क्या होगा, अगर बहुत तेजी से मूवमेंट करेगी इंटेस्टाइन तो फूड को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होने का टाइम नहीं मिल रहा, डाइजेस्ट होने का टाइम नहीं मिल रहा, तो क्या हो रहा है, फूड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है इंटेस्टाइन में, और अगर जल्दी आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, वाटर भी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा उसमें से, तो फीसेस बहुत लिक्विफाइड रह जाएंगे, जिसकी वजह से इस कंडीशन को क्या कहते हैं, वी कॉल इट डायरिया। डायरिया में क्या होता है, फीसेस बहुत लिक्विफाइड होती है, यही है बिकॉज बॉवल मूवमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है। सो दीज आर द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, जैसे कि म्यूकस में ऐसा कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि काम करता है, उसका नाम क्या है, म्यूसिन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है नेचर में, ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है इसमें म्यूकस में। तो ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे इन पॉइंट्स पर, इसीलिए मैंने इन पॉइंट्स को अलग से बनवाया है, ठीक है, तो उनको आप याद कर लीजिएगा पॉइंट्स को अच्छे से। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक, तो म्यूकोसा वाली लेयर में प्रेजेंट होती है, हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी, सबसे अंदर की तरफ क्या रहता है, म्यूकोसा, फिर अगर हम अंदर से बाहर जाएंगे नेक्स्ट तो क्या आता है, सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सेरोसा, तो म्यूकोसा में प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। एंट्रोकाइनेज आल्सो नोन एज एंट्रोपेप्टाइडेज, इसको हम एंट्रोपेप्टाइडेज भी कहते हैं। सुक्रेज आल्सो नोन एज इन्वर्टेज, ओके। अगर आपसे इन्वर्टेज नाम से क्वेश्चन आ जाए तो आप घबराइएगा नहीं, सुक्रेज को इन्वर्टेज कहते हैं। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, अगर बहुत लंबे टाइम फास्टिंग हो तो सबसे पहले बॉडी में जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूटता है, फिर उसके बाद स्टोर्ड फैट होता है वो टूटता है, और फिर लास्ट में जाकर प्रोटीन टूटता है, ठीक है। इफ ब्रेड इज च्यूड लॉन्ग इनफ, अगर किसी ब्रेड के टुकड़े को आप बहुत देर तक खाएंगे तो आपको कुछ देर बाद स्वीट टेस्ट आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि आपके मुंह में जो सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट है एंजाइम सलाइवा में, वो उसको ब्रेक डाउन कर देगा किसमें, डाइसैकेराइड में, ठीक है। तो डाइसैकेराइड थोड़ा बस स्वीट लगेगा टेस्ट में, टेस्ट स्वीट बिकॉज एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज ब्रेक
ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू डाइसैकेराइड, ठीक है। गॉल स्टोन्स के लिए एक टर्म होता है कोलेलिथियासिस, कोलेलिथियासिस कहते हैं हम गॉल स्टोन्स को। तो इस नाम से क्वेश्चन आ रहा है तो आप समझ जाइएगा। इन एडल्ट्स कैसीन जो होता है, हमने बताया था कि रेनिन एंजाइम इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है लेकिन एडल्ट्स में एब्सेंट होता है या इनएक्टिव होता है। तो कौन करता है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट? तो कौन करता है? काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है।